दोस्तों नमस्कार। मेंस एंड राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसी निरंतरता में आज हम एक और सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो पेपर थर्ड और पेपर टू हम समाप्त कर चुके हैं। अब पेपर वन की बारी है। पेपर वन हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप ही अकेले सारा पेपर क्यों एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो, हम यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। तो दिल्ली मुखर्जी नगर में यार जो भी फर्जी मॉडल तर चला था, हमने बहुत बहुत सारे टीचर से संपर्क किया। जो यार पीटी क्वालिफाई नहीं किया है, मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, वो टीचर बराबर बना हुआ है। हम उनसे बुलाए, हम उनको बोले कि आइए आप डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन मेरे यहाँ क्लास लीजिए। लेकिन उस हमको लगा कि यार इससे अच्छा तो हम बता देंगे। इसको तो क्वेश्चन पूछा कुछ और गया है, बता कुछ और रहा है। तो मुझे तो सब कुछ का एक्सपीरियंस अनुभव है। और आप यार, आप जो हो तो आप अकेले तो सारा सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम देते हो ना। आप अकेले एग्जाम देते हो सारा सब्जेक्ट का, कोई दूसरा ऐसा नहीं हम इस पेपर का दे लिए, हम उस पेपर का दे लिए, ऐसा तो नहीं होता है। और देखो, यदि एक आदमी पढ़ाता है मैक्सिमम चीज़, तो वो इंटरकनेक्टेड कर देता है चीज़ों को। तो बस मेरा यही रीजन है कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ, इसी वजह से मैं अधिकांश सब्जेक्ट खुद पढ़ाता हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ कि इसको मैं बेहतर बता सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे खुद इंटरव्यून करता हूँ, क्योंकि फर्जी टीचर पे हमें विश्वास नहीं होता है। ठीक है, हमने काफ़ी सारा कोशिश किया था, कई सारे टीचरों को मौका भी दिया, बट फर्जी टीचर से कुछ होता नहीं है। और इसीलिए हम भी फर्जी टीचर से बच के रहते हैं, अपने संस्थान में उसको स्थान नहीं देते हैं। और आप भी फर्जी मॉडल दर से आप बच के रहेंगे, और फर्जी टीचर से बच के रहेंगे, फोटो एस्टेट टीचर से बच के रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि फर्जी मॉडल तर फर्जी टीचर से बच के रहेंगे। आप किसी भी शहर में रहते हो, फर्जी से बच के रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और बाद में फिर मुझे आप मेरा ही याद आएगा कि सर आप सही कह रहे थे और आपका बात हम माने नहीं। तो यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब से क्या करिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। और थोड़ा शेयर कर दीजिए। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम यूट्यूब की दुनिया में चीज़ों को प्रमोट कर सके पैसा खर्च करके, नहीं, मेरे पास नहीं है। तो आप लोग का हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं पेपर फर्स्ट है हमारा। ये पेपर फर्स्ट का देखिए पहला क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में। पहला सवाल क्या है, देखिए, प्राचीन भारत, क्वेश्चन है प्राचीन भारत। इसको आप पहला सेगमेंट मानिए। आप कहेंगे क्यों माने सर, हम नहीं मानेंगे। हो सकता है कल डेट में यहाँ आपको लिख दे मध्यकालीन भारत, कभी यहाँ पे लिख दे आधुनिक भारत। क्या लिख सकता है या नहीं लिख सकता, आप ये बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकता है सर। समझ गए, के विकास की दिशा में, ठीक है, के विकास की दिशा में, तो यह दूसरा रीजन। समझ गए। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को एज्यूम करते हैं, परिज्यूम करते हैं कि कैसे भविष्य में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और आप तैयार करते हैं टॉपिक को, ना कि फर्जी मॉडल तरह से आपका टॉपिक तैयार होता है। तो प्राचीन भारत के विकास दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण क्या होगा, भौगोलिक कारक, और स्पष्ट कीजिए चौथा ले लीजिए आप। तो ये 4 सेगमेंट में हम आपको इजी वे में करने के लिए तोड़ दिए हैं। यदि आप प्रैक्टिस किए होते तो एक ही बार में आप क्वेश्चन को समझ जाते। क्वेश्चन आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि प्राचीन, अब देखिए यहाँ पे कभी भौगोलिक कारक यहाँ पे लिखा है, हो सकता है कभी यहाँ पे सांस्कृतिक कारक लिख दे। सांस्कृतिक कारक भी तो लिख सकता है, ये बताइए कि नहीं लिख सकता है। यहाँ पे लिखा है विकास में, तो जो जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का डाउनफॉल हुआ है। हर सभ्यता का डाउनफॉल होता है, मतलब हर सभ्यता का विनाश होता है। कभी आपको यहाँ यही लिख दे कि विनाश क्रम में, या विनाश या कोई और दूसरा शब्द यूपीएससी डाल दे। लेकिन जो जितने सारे हमारे यहाँ साम्राज्य हुए हैं, सभी साम्राज्य का विनाश हुआ है। कई बार उसका कारण पूछा गया कि इस साम्राज्य के पतन का कारण बताइए। हाँ, पतन शब्द का यूज होता है वहाँ पे। तो हो सकता है आपको लिख दे कि प्राचीन भारत के पतन की दिशा में कौन से कारक जिम्मेदार थे, स्पष्ट कीजिए। भौगोलिक कारक नहीं, वहाँ पे कौन से कारक जिम्मेदार थे, स्पष्ट कीजिए। तो आप समझ कि एक क्वेश्चन से कैसे हम डिफरेंट सवाल तैयार कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। आइए इस क्वेश्चन की भूमिका लिखने का हम प्रयास करते हैं, फिर बॉडी लिखने का प्रयास करेंगे, फिर निष्कर्ष। तो फर्जी वाला मॉडल से आप सावधान रहेंगे। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, मेंस आंसर राइटिंग में यदि कोई दिक्कत हो आपको, आप हमारे नंबर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में। चलिए आइए हमने कहा कि हम बात करते हैं भूमिका का। तो भूमिका में क्या लिखा जाएगा, देखिए आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। यदि हिस्ट्री का भूमिका आज हमको बताए थे, इसके बाद आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कभी आप हिस्ट्री के भूमिका में नहीं फंसेंगे। क्यों नहीं फंसेंगे, देखिए हिस्ट्री का जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी घटना होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, वो किसी न किसी प्लेस पे होता है, किसी न किसी स्थान पे होता है, और किसी न किसी टाइम पीरियड में होता है।
समझ, यदि कोई आंदोलन हुआ तो किसी न किसी प्लेस पे हुआ होगा, किसी न किसी समय में हुआ होगा। यदि सिंधु घाटी सभ्यता थी, प्राचीन भारत था, उसका एक टाइम पीरियड था, उसका एक क्षेत्र था। तो जब भी आप हिस्ट्री का भूमिका लिखेंगे, इन दो चीज़ों को आप याद रखेंगे, और इन चीज़ों को यदि आप याद रखते हैं तो आपको भूमिका लिखना बहुत आसान होता है कहीं भी। इसी तरह हम पॉलिटी में बताए थे कि पॉलिटी में यदि किसी भी क्वेश्चन का भूमिका लिखते हैं, सबसे पहले आप देखिए संविधान में इसका ओरिजिन कहाँ पे है, किस भाग में, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सरकार का क्या कोई जजमेंट इससे रिलेटेड है क्या, वहाँ से भूमिका शुरू कीजिए। यदि वहाँ से आप करते हैं तो आपके आंसर की तारतम्यता बहुत शानदार होती है, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन मेन क्या है हमारा, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत हमारे राउंड में आ गया, इसके विकास में भौगोलिक कारक की भूमिका बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए प्राचीन भारत का हम भूमिका लिखना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से भूमिका यदि हम प्रारंभ करें तो क्या लिखेंगे ये बताइए, प्राचीन भारत। ठीक, तो प्राचीन भारत के बारे में आप जानते हैं, हमने कहा कि टाइम फ्रेम होना चाहिए था। तो प्राचीन भारत का टाइम फ्रेम यदि आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से मान सकते हैं, सिंधु सभ्यता से कहाँ तक हम मानते हैं, तो लगभग 750 एडी मान लीजिए। इसके बाद हमारा मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये टाइमिंग है हमारा सिंधु घाटी प्राचीन भारत का? क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में भौगोलिक कारक बताइए। यहाँ टोटल आपसे कंप्लीट प्राचीन भारत ले लिया है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतिहास, प्राचीन भारत छोड़िए, इतिहास के विकास में या सभ्यता के विकास में, सिंपल सभ्यता के विकास में। यदि क्वेश्चन सभ्यता के विकास में आ जाए तो फिर आपको प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक लिखना पड़ेगा कि सभ्यता कैसे कैसे विकास की है। तो हम यही बता रहे हैं कि शब्दों पे आप ध्यान दें, पूछा क्या गया है, आप इस पे ना ध्यान दें कि हम क्या जानते हैं। पूछा कुछ और गया है, आप जान कुछ और, लिख के कुछ और आगे, पता चला टांग देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या है, तो उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र है, उत्तर भारत का अधिकांश। देखिए कंप्लीट आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, चूंकि थोड़ा बहुत साउथ दक्षिण भारत में भी है हमारा, तो अधिकांश क्षेत्र जो है उत्तर भारत का है। जैसे बिहार है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, इसी साइड में अधिकांश जो हमारा प्राचीन सभ्यता फली फूली थी। तो भूमिका यदि आप इसका लिखना शुरू करें तो लिखे कि प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता से 750 एडी तक माना जाता है। या सिंपल आप लिखे प्राचीन भारत इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 750 एडी तक माना जाता है। इसका अधिकांश विस्तार उत्तरी भारत में था। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, 1 2 3 स्टेट का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ठीक है, तो प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक, चूंकि यहाँ पे एक शब्द का जिक्र किया है विकास, तो प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पूर्ण विराम, ठीक है, जो निम्नलिखित है। समझ गए? तो हमने बताया आपसे भूमिका लिखने के लिए कि भूमिका आप लिखिए प्राचीन भारत का संबंध, ठीक है, प्राचीन भारत का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता 2550 एडी सॉरी बीसी से या सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान 750 ईस्वी तक रहा है। यह अधिकांश उत्तरी भारत में फैला था। उदाहरण के लिए 1 2 स्टेट का आप नाम दे दीजिए, ठीक है। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास में भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो निम्नलिखित है। ये हो गया हमारा भूमिका। तो भूमिका आप समझ गए होंगे। चलिए अगला हम बात करते हैं बॉडी का, कि बॉडी में कौन सा पॉइंट लिखा जाएगा। बॉडी, तो इसमें क्या लिखा, भौगोलिक कारक। तो हमने एक सब हेडिंग बनाया क्या, भौगोलिक कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक, और इसे हम अंडरलाइन कर दिया। अब हमारा आएगा यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ध्यान रखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्द में, बहुत अधिक स्पेस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का मेन कारण क्या था और उसकी सभ्यता के विनाश का भी कारण क्या था। एक बहुत बड़ा कारण था नदी। आप जानते हैं कि वो नदीय सभ्यता थी, उसके विकास में नदी काफ़ी अधिक भूमिका निभा रहा था। तो क्या नदी भौगोलिक कारक है या कि नहीं है, ठीक है। तो नदी भौगोलिक कारक होगी। आप नदी को एक्सप्लेन कर दीजिए। नदी होती है तो क्या होता है, वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था आसान होता है। यदि सिंचाई व्यवस्था आसान होता है तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। दूसरा, नदी से क्या होता है, परिवहन व्यवस्था होता है, परिवहन व्यवस्था। तीसरा क्या होता है, पीने की पानी मिल जाती है। तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं नदी में? उम्मीद करते हैं कि नदी को अब आप एक्सप्लेन कर लेंगे, सिंचाई व्यवस्था से, उत्पादन व्यवस्था से, वहाँ की एग्रीकल्चर से आप जोड़ देंगे और ट्रांसपोर्टेशन से भी आप जोड़ देंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से आयात और निर्यात करता था, इस बात के साक्ष्य मिले हैं। और अन्य प्राचीन भारत में भी जब आप उसके बाद मौर्य का पीरियड देखें या गुप्ता का पीरियड देखें तो नदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल तो आप डाल दीजिए। विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर अच्छा नहीं लगेगा, एग्जाम्पल आपको देना चाहिए था। चलिए हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। पहला देखिए, ये जो इलाका है ये गंगा और सिंधु का मैदानी इलाका है, तो आप मैदान डाल दीजिए। ये क्या है, हमारा भौगोलिक कारक है। तो मैदान, यदि मैदानी इलाका है तो क्या है, उपजाऊ भूमि है। अब इस इलाके में उपजाऊ भूमि हुई तो एग्रीकल्चर बहुत शानदार हुआ, उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ। इससे क्या हुई, सभ्यता काफ़ी अधिक विकास की। यदि यही मरुभूमि होता, मरुस्थल होता, तो क्या इस सभ्यता विकास करता? नहीं करता। और उसके बाद जो रोड बनाया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए नदी के अतिरिक्त, उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी अथल मार्ग पे, तो मैदानी इलाका में आप ट्रांसपोर्टेशन परिवहन आसानी से कर सकते हैं। मैदानी इलाका में आप घर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, पहाड़ में की अपेक्षा। तो इसलिए आप मैदानी इलाका का एग्जाम्पल डाल दें कि मैदानी इलाका ये भौगोलिक कारक है विकास में, तो आप समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल जो भौगोलिक कारक हमारा, आप इसे डाल देंगे। तीसरा की अगर हम बात करें तो अगर आप वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल पढ़ेंगे, या जो मगध की सभ्यता थी हमारी बिहार वाली, उतनी स्ट्रांग मगध कैसे हो गया था? क्योंकि उनके पास गंगा का दोआब था पूरा का पूरा इलाका। और यदि आप उसके बाद के क्रम में भी पढ़ेंगे तो कई सारे दोआब के लिए, कृष्णा दोआब के लिए झगड़ा हुआ था, कन्नौज में हर्ष के साथ झगड़ा हुआ था दोआब के लिए, गुज्जर प्रतिहार और पाल शासक में बाद में दोआब के लिए झगड़ा हो रहा था कि उपजाऊ, उस समय उपजाऊ भूमि के लिए बहुत झगड़ा होता था कि ये भूमि बहुत उपजाऊ है। और अभी बहुत सारे संसाधन है, बट उस समय भूमि और एग्रीकल्चर और पशुपालन यही सबसे बड़ा संसाधन था किसी भी सभ्यता के विकास के लिए। तो मैदान को अब आप एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ गए। तीसरा हम पर्वत की बात करते हैं। पर्वत, अब देखिए पर्वत में 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो भारत जो हमारा है, जो ये वाला क्षेत्र है उत्तर भारत का, या पूरा भारत ले लीजिए, तो मानसूनी है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, मानसूनी जलवायु है। तो क्या आज तो नहीं, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मानसूनी जलवायु रही होगी। तो आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत के होने की वजह से हमारी जलवायु मानसूनी है। चूँकि जो हिंद महासागर से मानसूनी पवनें आती है, हिमालय पर्वत उसे रोक के शेष भारत में, उत्तर भारत में वर्षा करवाती है। तो आप तो एक मानसून से हिमालय को जोड़ देंगे। मानसून का पॉइंट आप अलग भी बना सकते हैं, बट जोड़ दीजिए, चूँकि स्पेस आपके पास कम है, अधिक पॉइंट आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा आक्रमणकारी, इसकी वजह से आक्रमण जो बहुत कम हुआ, आक्रमण बहुत कम हुआ। कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, दर्रे से हुआ, लेकिन जिस मास में होना चाहिए था उस मास में नहीं हुआ। काफ़ी अधिक सुरक्षा मिली, बहुत बाद में जाकर आक्रमण हुआ, तो पर्वत से हमें सुरक्षा ही मिली। पर्वत में दर्रे होते, दर्रे के माध्यम से हमने व्यापार भी किया। तो 3 चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, पर्वत को जोड़ के मानसूनी, आक्रमण से सुरक्षा और दर्रे से व्यापार। तो पर्वत हमारा क्या है, भौगोलिक कारक है। चलिए आगे हम चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा तटीय क्षेत्र है। आप जानते हैं भारत की बहुत लंबी सीमा तटीय क्षेत्र से है, और प्राचीन काल के बहुत सारे बंदरगाह थे, जैसे लोथल प्राचीन बंदरगाह था। इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो काफ़ी सारे बंदरगाहों का विकास हुआ था प्राचीन काल में, और उस बंदरगाहों से व्यापार होता था। जैसे बंगाल की खाड़ी को तो चोल झील कहा जाता था। तो आप प्राचीन काल में हमने क्या कहा कि अधिकांश भारत उत्तर भारत का भाग है, लेकिन कुछ दक्षिण भारत का भी भाग है। तो चोल का कितना बड़ा साम्राज्य था आप जानते हैं। तो तटीय क्षेत्र से बंदरगाहों के माध्यम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, और सभ्यता के विकास में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ी योगदान होता है। यदि हमारे पास इतनी लंबी समुद्री रेखा नहीं होती तो व्यापार बहुत अधिक मुश्किल था, क्योंकि हम पर्वत इलाके से घिरे हुए थे। तो तटीय क्षेत्र का आप जिक्र कर देंगे और व्यापार से इसको जोड़ देंगे। और प्राचीन बंदरगाह आज ही बहुत है। यदि आपको याद हो केरला का, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, परसों भी, कि केरला में जो वेंजम पोर्ट बना है अभी, वो इससे पहले कालीकट बंदरगाह था। और कालीकट बंदरगाह यूँ जानते हैं कि भारत का आधुनिक भारत में बहुत इंपॉर्टेंस उसका रहा है। और यदि आप पढ़ेंगे तो भारत के पीटी में भी यार कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट पे कौन सा बंदरगाह था, पूर्वी घाट पे कौन सा बंदरगाह था। इस तरह क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ से इसको जोड़ देंगे प्राचीन भारत के विकास में तटीय क्षेत्र की भूमिका। चलिए आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वन, जंगल। जंगल क्यों, तो ये भी एक भौगोलिक कारक है। आप देखिए जो महल है राजा प्रसाद, किसका, मौर्य शासन का, मौर्य प्रशासन का, तो ये किससे बना था यार, लकड़ी से बना था ना। तो उस समय जो आया था मेगास्थनीज,
तो उन्होंने क्या कहा था कि यार यहाँ के शहर तो बहुत सुंदर हैं, तो इतने बड़े बड़े महल बने हुए हैं, तो ये महल किससे बना? लकड़ी से। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यदि आपको गाड़ी बनानी है, बैलगाड़ी ही, घोड़ा गाड़ी ही, तो किससे बनेगा? लकड़ी से ना। तो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ काफ़ी अधिक उपलब्ध था, वन फॉरेस्ट। तो इससे बड़े बड़े महल बनाने में, शहरों की सुरक्षा, यदि आपको पता हो तो पाटलिपुत्रा चारों साइड से लकड़ी की दीवार से घिरी हुई थी। क्यों? सुरक्षा की वजह से। तो ये फॉरेस्ट वन, इसका बहुत बड़ा योगदान था सभ्यता के विकास में। समझ गए? तो वन को आप जोड़ लेंगे और राजा प्रसाद का एग्जाम्पल आप डाल देंगे वहाँ पे। इसके बाद चलिए थोड़ा सा वन के बाद हम लोग बात करते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो हमारे प्राचीन भारत के लोग थे, वो उससे लोहा का परिचय कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। जो लोहा का ज्ञान था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। अब लोहा के ज्ञान होने से क्या हुआ? जैसे पीटी में भी एक क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन पूछा था पीटी में कि लकड़ी के हल की जगह यदि हम लोहे के हल से खेती करें तो क्या होगा? तो ऑप्शन था श्रम उत्पादकता बढ़ जाती है। पहले लकड़ी के हल से खेती कीजिए और लोहे के हल से यदि आप खेती करेंगे तो क्या होगा? एक दिन में आप अधिक भूमि को जोत पाएंगे, एग्रीकल्चर आपका सुविधाजनक हो जाएगा। जो आप लकड़ी से बना रहे थे अपना महल, आप लोहे से बना सकते हैं, उसका उसमें उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लोहे के ज्ञान ने एग्रीकल्चर को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया और महलों को बनाने में योगदान दिया। और फिर उसके बाद जो मंदिर उंदिर बनने लगा सभ्यता के विकास में, तो आप लोहे के को यहाँ से जोड़ सकते हैं। मैंने काफ़ी सारा पॉइंट आपको बता दिया है। अगर देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट है और यहाँ पे 3 2 5 हो गया, इधर एक 6, आपके पास 6 पॉइंट है यार। यदि आप 2 लाइन भी एक्सप्लेन करोगे तो 6 दूनी 12 लाइन, 120 सब तो यूँ ही हो जाएगा। इतना तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं बचेगा। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे भारत का मैप बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे भारत के, तो जहाँ पे भारत है भारत का मैप बनाइए, वहाँ पे प्राचीन भारत आप दर्शाइए। आप यहाँ छोटा सा हमारा प्यारा भारत बनाइए। भारत बनाइए यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखाइए ये प्राचीन भारत का इलाका है हमारा, ये वाला क्षेत्र, थोड़ा बहुत इधर भी था तो अधिकांश इधर का था। तो आप भारत का मैप बनाएंगे और इस भी यहाँ पर आप दर्शा दीजिए कितना, 2250 से लेके 750 AD, और इधर आप BC डाल देंगे। ये आपको, और इससे आप अंडरलाइन कर दीजिए, इस तरीक़ा से बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो ये आपको मैप बनाना पड़ेगा। तो बॉडी आप समझ गए होंगे, भूमिका आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का। आइए देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा जाए। तो फर्जी मॉडल तौर से आप सावधान रहेंगे, बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। और मेन सेंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में। अब बात करते हैं निष्कर्ष का। निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा भाई? यहाँ पे सवाल ये है, क्योंकि सरकारी कोई योजना तो नहीं है कि आप यहाँ पे सुझाव देंगे, तो निष्कर्ष क्या लिखा जा सकता है? देखिए निष्कर्ष आप ये लिखेंगे कि वर्तमान भारतीय सभ्यता के विकास में, तो वर्तमान से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो वर्तमान भारतीय सभ्यता के विकास में भौगोलिक कारक का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और किसी भी सभ्यता के विकास में भौगोलिक कारक का, तो यही 1-2 लाइन आप लिख दीजिए कि वर्तमान भारत के विकास में भी भौगोलिक कारक का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और भारत की भौगोलिक कारक के अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही आज भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि आप अगर जानते होंगे तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है दुनिया में सबसे अधिक है। इतना लैंड एग्रीकल्चर किसी के पास नहीं, लैंड है लेकिन उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। इतनी नदियां बहुत सारे देशों के पास नहीं, इतना अच्छा मानसून बहुत देशों के पास नहीं है। वो अलग बात है कि हम बहुत अधिक डेवलप नहीं कर पाए और अधिक कर पाते क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत है, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे कि वर्तमान भारत के विकास में भौगोलिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आज वर्तमान विश्व में भारत दुनिया का या विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, पूर्ण विराम। तो ये था आपका निष्कर्ष। चलिए समझ गए होंगे आप। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपको अगर ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप शेयर वेयर किया कीजिए दोस्तों में। और फर्जी मॉडल तर से यार बच के रहना, नहीं बच के रहोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कहना हमारा काम है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।